हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पार्ट 1 का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। टुडे वी शैल टॉक अबाउट पार्ट 2। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने ये जान लिया था कि जो जीएसटी जो हमारा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके पीछे बेटा जो मोटो रहा है वो रहा है आपका वन नेशन वन टैक्स, कि हमारे पूरे एंटायर कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स इंपोज किया जाए, लेविड किया जाए, वो रीजनल बेसिस पे डिफरेंट ना हो, पूरे कंट्री के लिए सिमिलर काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स तो पूरी कंट्री के लिए सेम सिस्टम है ही इनकम टैक्स में। तो इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी आपकी क्या लेके आ गई गवर्नमेंट लेके आ गई आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको इन शॉर्ट वी कैन से दैट एब्रीवेटेड फॉर्म में जीएसटी। तो जीएसटी का मोटो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द थीम बिहाइंड दिस टैक्स, व्हाट वाज द मोटो। तो वो है हमारा वन नेशन वन टैक्स। अब देखिए बेटा, कल मैंने आपको जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मीनिंग एंड आपकी जो हमने कल पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें हमने एक तो टाइप्स ऑफ जीएसटी जो थे हमारे, यानी जो बेसिक ऑफ जीएसटी, तो 3 तरह के टाइप्स हमने उसमें पढ़ लिए थे। एक था आपके आईजीएसटी, और फिर था आपके सीजीएसटी, और फिर एसजीएसटी। तो कल के वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे। एक टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी, जिसे आप बेसिक ऑफ जीएसटी भी कह सकते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए थे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और एक कल हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, टुडे वी शैल टॉक अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एक तो है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ये टॉपिक भी आपके। और एक आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, और दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बहुत केयरफुली और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बिना कोई टेंशन लेते हुए इस वीडियो को देखना है, इस लेक्चर को स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम जो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। क्योंकि एग्जाम में जीएसटी समझते हैं आप सब लोग, क्योंकि जीएसटी इतना कॉमन है, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो कुछ सभी बच्चे थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में समझते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आ जाती है डेफिनेशन वगैरह की, तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। और देखिए, इस डेफिनेशन को देखने का आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी जीएसटी की, और दूसरा जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी, तो आप ये देखेंगे कि आपके काफी सारे फीचर्स जो है वो इस डेफिनेशन में से ही निकल कर आएंगे। और प्लस बाकी के जो बचे हुए फीचर्स हैं, तो जो हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था, जो कि आपके टाइप्स ऑफ जीएसटी वाला जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था, बेसिक ऑफ जीएसटी वाला, उसमें से भी काफी सारे फीचर्स निकल कर आएंगे। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। तो देखिए, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। काफी कुछ बातें वही है जो हमने कल सीखी थी कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात, जीएसटी कैसा टैक्स है बेटा, आपको ध्यान रखना है, जीएसटी इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है, मैंने कल आपको बता दिया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, कि जीएसटी का जो अल्टीमेट बर्डन है, और जीएसटी में किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टीमेट बर्डन जो है वो आपका अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो होता है वही बियर करता है। लेकिन इसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मैन्युफैक्चरर
डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वो कलेक्ट करके जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका बर्डन किसी और पर्सन पे होता है और इसको डिपॉजिट, कलेक्ट एंड डिपॉजिट का काम कोई और बंदा करता है। फिर इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो देखिए पहली बात आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर आपके इट इज ए वैल्यू एडेड। तो देखिएगा जीएसटी में जो एक कंसेप्ट आपकी वेट से ली गई है, आपको पता होगा कि जीएसटी आने से पहले जो जितनी भी हमारी इंट्रा स्टेट सेल्स होती थी उस पर स्टेट वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम हमारे कंट्री में एप्लीकेबल था। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम हमारे कंट्री में था कि जिसपे हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा करता था, तो वो चीज जीएसटी में भी एज इट इज रखी गई है कि इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या दोनों हो। तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। तो चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो चाहे बोथ हो। फिर इट इज लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड अप टू फाइनल कंज्यूमर। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी को जो हम लेवीड करते हैं, जो इंपोज करते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा इट इज लेवीड ऑन ऑल स्टेजेस, जितनी भी आपकी सेल्स की ऑल स्टेजेस ऑफ सेल्स जो है उस पर ये लेवीड होता है। तो इट इज लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से लेकर आपके फाइनल कंज्यूमर तक। और किस बेसिस पे ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। तो ये वैल्यू एडिशन पे लगता चला जाता है, यानी आपके जितनी जितनी वैल्यू जो जो ऐड करता है उस पे उतना उतना आपके टैक्स लगता चला जाता है। ये बात जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है और कल इसके बाद एक थर्ड पार्ट और आएगा और उसके बाद एक पार्ट में आपके न्यूमेरिकल पे बनाऊंगा। तो इन टोटलिटी 4 पार्ट में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि वैल्यू एडिशन पे किस तरह से ये टैक्स इंपोज्ड होता चला जाता है। तो फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो डेफिनेशन को लर्न कर लेने का अच्छे से, ताकि एग्जाम में अगर पूछी जाए तो हम बहुत इजीली पुट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स on consumption of goods or services or both. It is levied on all stages right from manufacturer and up to final consumer on value addition only. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए वैल्यू एडेड destination based tax on consumption of goods or services or both, or it is levied at all stages right from manufacturer and up to final consumer। और कहा किस पे लगता है ये? only value addition पे, on value addition only। तो ये डेफिनेशन आपको 2-3 बार, क्योंकि देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन टेक्निकल है, तो आप सोचेंगे एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 2-3 बार आपको ये तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इट इज लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड अप टू फाइनल कंज्यूमर ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। तो आई होप आपकी डेफिनेशन पूरा ये तैयार हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। तो ये आपके 4 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बुक में जो मैटर दिया हुआ है वो कुछ पुराना है, तो
तो मैंने उसमें जो चेंजेस हैं वो करके जो अमेंडेड मैटर है आपके लिए और जो बुक के पॉइंट्स हैं उन्हें इजी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके आपके लिए ही 11 पॉइंट्स बनाए हैं। और ये पॉइंट्स आपके 4 से 5 पॉइंट आपके डेफिनेशन से आ जाएंगे और बाकी के कुछ पॉइंट्स आपके जो कल हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी यानी बेसिक ऑफ जीएसटी जो 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी डिस्कस किया था उसमें से निकल कर आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के हिसाब से, फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी। तो 11 पॉइंट्स है आपके पास और 4 मार्क्स में इससे ज्यादा की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं की जाएगी और 4 मार्क्स में 4 पॉइंट से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहां हमारे पास इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल पॉइंट्स ही है। तो वी हैव टू राइट एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। तो आपको अच्छे से इन 11 पॉइंट्स को देख लेना है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी में आपके पहले 4 पॉइंट जो है वो तो आपकी डेफिनेशन से ही निकलकर आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहला जो फीचर है आपका वो ये है कि जीएसटी कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमारी डेफिनेशन जो आपने अभी भी याद की है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए वैल्यू एडेड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इट इज लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड अप टू फाइनल कंज्यूमर ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। तो उसमें से ही आपके डेफिनेशन में से ऐसे कैसे आप पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका यहां से आ जाएगा कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि जितनी जितनी वैल्यू जो ऐड करता चला जाएगा उस पे आपके जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता चला जाएगा। बाकी जो पूरा इन टोटलिटी टैक्स है वो तो अल्टीमेटली लास्ट में भी इसको करना है, कंज्यूमर को ही करना है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में कोई चीज सेल की तो मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। और मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने में कोई जीएसटी पेड किया होगा तो उसकी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा और नेट जीएसटी गवर्नमेंट को पेड कर देगा। फिर आपके मैन्युफैक्चरर से 100 रुपए में खरीदने के बाद अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको 120 रुपए में सेल करता है आपके होलसेलर को, तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा 120 पे, लेकिन उसने 100 पे तो पे किया है मैन्युफैक्चरर को, तो 120 पे जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से वो जो उसने 100 पे परचेज पे चुकाया होगा उसकी आईटीसी ले लेगा और नेट जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो इस तरह से ये वैल्यू एडिशन पे लगता चला जाता है। तो सेकंड पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। जीएसटी आपका जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है, यह ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है आपका इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यही देखिए आपको पता है मैन्युफैक्चरर से जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का फाइनल डेस्टिनेशन कौन है? फाइनल डेस्टिनेशन तो कंज्यूमर ही है ना। प्रोडक्ट किसके लिए बना है, सर्विस किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो आपका फ्लो होगा वो मैन्युफैक्चरर से किस तरफ जाएगा, कंज्यूमर की तरफ जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, उसका जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वही उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। तो ये हर पॉइंट ऑफ सेल्स पे, जैसे मैन्युफैक्चरर ने सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को, वहां टैक्स लग गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया आपकी होलसेलर को, वहां टैक्स लग गया, होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को, वहां टैक्स लग गया, रिटेलर ने सेल किया कंज्यूमर को, वहां टैक्स लग गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टैक्स जो है वो आपके केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा, जो हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, टैक्सेज आपके केवल वैल्यू एडिशन पे ही लगेंगे। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो कभी भी टैक्स पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स केवल आपके मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक वैल्यू एडिशन पे ही लगेगा। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ध्यान रखिएगा
ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और डेस्टिनेशन कहां है आपको पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरर से कहां जा रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर की तरफ जा रहा है। तो इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ सेल्स, ये भी आपका एक पॉइंट बन रहा है कि इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ सेल्स, ये सेल्स के हर स्टेज पे लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इट इज लेविड ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ सेल्स। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया वहां लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा वहां भी लगेगा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा वहां भी लगेगा, रिटेलर ने अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचा वहां भी लगेगा, पर लगेगा केवल वैल्यू एडिशन पे। जो कैस्केडिंग इफेक्ट है यानी टैक्स पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, याद रखिए। फिर आपकी इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which takes place for consideration। तो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके कंसिडरेशन। तो देखिए आपको पता है किसी भी चीज को सेल्स कहने के लिए उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और नंबर 2 कंसिडरेशन। अब ध्यान रखिएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो गिफ्ट में भी होता है, अगर आप किसी को एक्चुअली गिफ्ट गिवन या टेकन करते हैं तो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है। लेकिन गिफ्ट में जो एक चीज मिसिंग होती है बेटा वो होती है कंसिडरेशन, उसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, इसलिए हम उसे सेल्स नहीं बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेल्स के लिए दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप सेल्स सब पढ़ते हैं, 11th क्लास से आप सेल्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेल्स को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप नहीं कर पाते हैं। तो सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स हैज टू मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, और आप जानते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होने के साथ ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी सेल के पहले कोई डैमेज हो जाता है तो सेलर को नुकसान होगा, और सेल्स के बाद कोई नुकसान हो जाता है तो बायर को नुकसान होगा। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के साथ ही क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ रिस्क भी हो जाता है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक तो है आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, वहां कंसिडरेशन होना चाहिए। और कंसिडरेशन आप पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में, समथिंग इन रिटर्न, तो कंसिडरेशन शुड बी देयर। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच टेक्स प्लेस फॉर कंसिडरेशन, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे आपके फिश हो गई, आपके एग्रीकल्चर हार्वेस्ट हो गया, क्रॉप्स हो गई, तो जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं जिन्हें जीएसटी के बिल्कुल बाहर रखा गया है, तो आपकी फिश है, एग्रीकल्चरल आपके क्रॉप है, हार्वेस्ट है, उनपे ये नहीं लगता है। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच टेक्स प्लेस फॉर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन ही सेल्स बनाता है। सेल्स में दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और कंसिडरेशन, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनपे ये अप्लाई नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया ने, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है कि इंडिया ने जो मॉडल अपनाया है वो ड्यूल जीएसटी मॉडल अपनाया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं कि जो इंडिया है ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बनता है। दैट मीन्स वी आर हैविंग द फेडरल सिस्टम इन अवर कंट्री, सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट अलाउ अस, कैन नॉट अलाउ अस कि हम सिंगल जीएसटी मॉडल अप्लाई अडॉप्ट करें। इसलिए हमने इंडिया में जो अडॉप्ट किया है वो हमने अडॉप्ट किया है ड्यूल जीएसटी मॉडल। और ड्यूल जीएसटी मॉडल जो मैंने कल आपको बताया था कि जो भी इंट्रा स्टेट आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, इंटरनी इंट्रा स्टेट, जिसमें आधा पोर्शन आपके सीजीएसटी का रहता है और आधा पोर्शन एसजीएसटी का रहता है, दोनों मिलके पूरा जीएसटी वहां बनता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साइमल्टेनियसली उस पर टैक्स इंपोज करती है। तो ड्यूल जीएसटी मॉडल इज अडॉप्टेड इन अवर कंट्री, दैट इज central government and state government can impose tax on intra-state supply। जो आपकी intra-state supply है
उस पे साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली टैक्स इंपोज करेगी। आधा सीजीएसटी में जाएगा, आधा एसजीएसटी में जाएगा। तो इंडिया में जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया है वो कौन सा है बेटा? ड्यूल जीएसटी मॉडल इज अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इंपोज टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब एक स्टेट के अंदर जो सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जैसे राजस्थान के अंदर अगर बायर और सेलर बोथ बिलोंग्स टू राजस्थान, तो ये इंट्रा स्टेट में आएगा। और जहां पे डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो इंटर स्टेट में आता है, उस पर आईजीएसटी लगता है, जो कंप्लीट है अपने आप में। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे साइमल्टेनियसली दोनों टैक्स लगेंगे आपके, आधा सीजीएसटी लगता है और आधा आपकी एसजीएसटी लगता है। जैसे अगर 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी में जाएगा, 9% एसजीएसटी में जाएगा। तो इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो है ड्यूल जीएसटी मॉडल। फिर ये सारे पॉइंट्स कल हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी और टाइप्स ऑफ जीएसटी जब पढ़ा था, उसमें आए थे हमारी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ आर रियलाइज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो जो आपकी इंट्रा स्टेट से भी आप बॉक्स में कर दीजिए, तो जो आपकी सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी है ये हम किस पे रियलाइज करते हैं बेटा? ये हम रियलाइज करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा, इंट्रा स्टेट का मतलब जो एक ही स्टेट के अंदर होती है, सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, जहां एक ही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, बायर सेलर दोनों की बिलोंगिंग एक सेम स्टेट से हो, दोनों का आपके रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो उसी स्टेट में एग्जिस्टेड हो। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ आर रियलाइज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल जीएसटी। ये जो सीजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी तो अपने आप में कंप्लीट है, वो तो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, वो तो सिंगल टैक्स है आईजीएसटी, जिसमें कंप्लीट आपके आ जाता है सब कुछ, कोई भी उसमें ड्यूलिटी नहीं है, सिंगलिटी है। तो जो ड्यूल जीएसटी है वो कौन सा है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लगाती है, आधा आधा पोर्शन डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ आर रियलाइज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब जो एक ही स्टेट के अंदर आपकी सप्लाई होगी उस पे ये लगता है, इसी को हम बोलते हैं ड्यूल जीएसटी। और फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, जो भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जहां डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कल भी हमने पढ़ा था जहां पे डिफरेंट स्टेट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर आपके राजस्थान का व्यक्ति अगर गुजरात से कुछ परचेज कर रहा है तो वो हो गया आपके इंटर स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली सिंगल टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज आईजीएसटी। उसका नाम क्या है? आपकी आईजीएसटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इंटर स्टेट से मतलब क्या है आपका? जहां पे डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो, जहां दो अलग अलग स्टेट्स के बिटवीन ट्रांजेक्शन, इफ ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर राजस्थान के व्यक्ति गुजरात के किसी डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट, जहां पे दो डिफरेंट स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। या फिर राजस्थान का डीलर किसी एमपी के डीलर से, यूपी के डीलर से या आंध्र प्रदेश के डीलर से कुछ भी परचेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां दो डिफरेंट स्टेट्स आपके इन्वॉल्व हो, तो फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली सिंगल टैक्स, यहां पे आपके एक ही टैक्स लगेगा इंटर स्टेट पे, वो है आपकी आईजीएसटी। और कौन लगाता है? इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, याद ध्यान रखें। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी जान लें कि इंटर स्टेट में भी आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना भी हमारे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी दूसरे देशों के साथ जब हमारा ट्रेड होता है, तो उस केस में भी जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? वो आपके सिंगल टैक्स वाला लगता है, यानी आईजीएसटी लगता है।
तो ये चीज भी आप देख सकते हैं कि IGST विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए हमारा ये जो 10th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा कि फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। तो देखिए कुछ आइटम्स ऐसे हैं बेटा जिन्हें अभी जीएसटी में कवर नहीं किया गया है, इसका मतलब इन पर अभी भी जो है आपके वो एक्साइज प्लस वेट ही लागू होता है। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं और ध्यान रखिएगा आपकी बुक में जो ये आइटम्स की लिस्ट गिवन है उसमें से कुछ आइटम्स जीएसटी में शामिल हो चुके हैं, जैसे रियल एस्टेट है, टोबैको है, ये पहले नहीं थे लेकिन अब शामिल हो चुके हैं। तो ये मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने आपको लेटेस्ट अपडेशन दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। तो ऐसे आइटम्स कौन कौन से हैं जो अभी जीएसटी में कवर्ड नहीं है, यानी जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी कि जिन पर अभी भी कौन सा सिस्टम अप्लाई हो रहा है, जो पुराना सिस्टम था हमारी कंट्री में, जो एक्साइज लगता था, उत्पाद शुल्क लगता था और जो स्टेट वेट लगता था, वही जो है आपके एप्लीकेबल है एक्साइज प्लस वेट। तो उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम देख लेते हैं जिन पे आज भी एक्साइज प्लस वेट ही लग रहा है, मतलब वो जीएसटी के दायरे में अभी शामिल नहीं हुए हैं, अभी तक वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर वो जीएसटी के दायरे में शामिल हो जाए। तो उनकी लिस्ट जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम जो है हमारे वो है एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो पहला नाम क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी जो हमारे फ्लाइट्स वगैरह का, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, चॉपर्स वगैरह का जो फ्यूल होता है, तो एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसे हम शॉर्ट में एटीएफ बोलते हैं, ये अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके पेट्रोल हो गया, ये तो बहुत कॉमन नाम है, हम सब जानते हैं, डीजल हो गया, ये भी अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। नेचुरल गैस आपकी जीएसटी के एनजी जो है नेचुरल गैसेज, वो आपकी जीएसटी के दायरे से बाहर है। और एल्कोहलिक, जो आपके एल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी आपके जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो ये चारों नाम आपसे डायरेक्ट 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक एविएशन टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, एक आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, एनजी है, और एक आपके एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो हम लोग हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि काफी लोग ड्रिंकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। ये मैंने आपको आज की डेट के हिसाब से लेटेस्ट अपडेट दिया है। ये आपकी बुक में रियल एस्टेट भी दे रखा है, टोबैको भी दे रखा है, लेकिन वो अब जीएसटी में शामिल हो चुके हैं। तो इन पे अभी भी कौन सा सिस्टम चालू है? इन पे अभी भी एक्साइज प्लस वेट ही लगता है, ये जीएसटी के दायरे के बाहर है। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है HSN। तो देखिएगा, इस पॉइंट को भी आप हल्का सा समझ लीजिएगा ताकि आपको याद रखने में इजीनेस है। पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो जो आपका 11th पॉइंट है HSN, यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म है आपके HSN का, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर। तो ये सिस्टम आपके जीएसटी में यूज किया जा रहा है, आप ध्यान रखें। ये क्या होता है अभी आपको बता देंगे। तो HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो HSN सिस्टम जो है आपका, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, ये आपके यूज्ड हो रहा है जीएसटी में। किस चीज के लिए बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए ये सिस्टम आपके यूज हो रहा है। अब ये सिस्टम क्या है? देखिए बेटा, ये सिस्टम जो है HSN जो सिस्टम है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये पहले से हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में एग्जिस्टेड था। ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है ये सिस्टम।
देखिए आपको पता है हर कंट्री में हर प्रोडक्ट के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे हम राइस को राइस या चावल बोलते हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज में चावल को चावल नहीं किसी और नाम से जानते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हार्मनी लाने के लिए कि भाई सभी गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एक सेम नेम से जाना जाए, उनको एक कोडिंग दे दी जाए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज में अलग अलग नामों से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जाना जाता है। तो बेसिकली जो HSN सिस्टम है आपका, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। तो वहीं से इन्होंने उठा लिया है कि जीएसटी में भी जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेंगे वो HSN सिस्टम के बेसिस पे करेंगे। और ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि HSN सिस्टम जो है ये बेसिकली आपके इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पार्ट है। और हम सभी जानते हैं कि आज इंडिया में हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जिन नामों से जानते हैं पूरे वर्ल्ड में भी उन्हीं नामों से जाना जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंसेज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेज हैं कंट्री टू कंट्री। तो एक हार्मोनाइजेशन लाने के लिए, एक सामंजस्य लाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये HSN सिस्टम जो है ये 1980s के बाद यानी 83-84 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और फिर 1988 में ये पूरी तरह से सेटअप हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल होता है, जिससे जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने में और आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये मैंने आपको सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। लास्ट ये है कि जीएसटी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं बेटा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि बेसिकली आपके इंटरनेशनल ट्रेड से उठाया हुआ कंसेप्ट है। तो आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। डेफिनेशन आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो जीएसटी है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज ए वैल्यू एडेड destination based tax on consumption of either goods or services or both. It is levied on all stages of sales, right from manufacturer and up to final consumer. So it is levied at all stages, right from manufacturer and up to final consumer on value addition only. और ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जीएसटी की सारी देख ली है। ये इंपॉर्टेंट है आपके 4 मार्क्स के हिसाब से और डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए बेटा ये जीएसटी का हमारा पार्ट 2 है और अब एक पार्ट 3 और आएगा जो कि थ्योरी पे आएगा, और उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो आई होप यू एंजॉय द टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और एक बार आप ये बोर्ड पूरा कैप्चर कर लीजिए नोट्स बनाने के लिए।